हाँ तो मंत्रा जी, बेटे का दर्द से तड़पना तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरों का दर्द आपको दिखाई नहीं देता। मेरे ऑफिस का स्टाफ चीख चीख कर बताता है और आपकी बहुत शिकायत करते हैं। कहते हैं आप अपने बेटे से तो प्यार करती हैं, लेकिन बिटिया जो आपको कमा कर भी लाती है उस पर आप जुल्म करती हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि रविवार की सुबह शिखा ठंड में बाहर क्यों लेटी हुई थी। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं आपके लड़की की इलाज में मदद कर दूंगा। साहब मैं पापी हूँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। मंगला को आशा की किरण दिखाई दे रही थी। ऐसे नहीं मंथरा जी, अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करेंगी। शिखा को भी उतना ही प्यार करेंगी जितना राजू को करती हैं, तभी मैं आपकी सहायता करूंगा। साहब मैं राजू की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं राजू और शिखा में कभी भेदभाव नहीं करूंगी, और मेरा नाम मंगला है, मंत्रा नहीं है। अभी आपका काम मंत्रा जैसा है, जब कौशल्या जैसा होगा तब आपको मंगला कहूंगा। देखिए, मुझे आपकी रिपोर्ट मिलती रहेगी। आप शिखा को जरा भी तंग करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं अस्पताल की फीस भर देता हूँ। फीस भरने के बाद डॉक्टर ने राजू की मरहम पट्टी की और हाथ पैरों पर प्लास्टर लगा दिया। मंगला हॉस्पिटल में ही रुक गई। नितिन ने राजू से पूछा, अब बताओ भैया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? किसने तुम्हारी इस तरह से ठुकाई की? साहब मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाया, उसने मेरे मुंह पर कंबल डाल दिया और लठिया दिया। फिर मैं चला तो अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैं खड्डे में गिर गया। नितिन को बहुत तेज हंसी आ रही थी। अरे बहुत मारा है साले ने आपको। अगर मुझे पता चल जाए, उसका नाम तुम मुझे बता दो तो मैं उसकी अच्छी तरह से पुलिस से ठुकाई करवाऊंगा। नाम नहीं पता साहब, कुछ भी पता नहीं, बस ये कह रहा था साले की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखता है। क्या तू रखता है बुरी नजर? अगर ऐसा है तो मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तेरी मदद की, बल्कि तुझे एक लात और मारनी चाहिए। राजू हाथ जोड़ता हुआ बोला, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी साहब, छेड़ना तो क्या, अब मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। नितिन और शिखा गाड़ी में बैठकर वापस मौसम कार्यालय की तरफ चल दिए। रास्ते में नितिन ने शिखा से कहा, मुझे लगता है अब शायद तुम्हारे जीवन में सुकून आएगा। मंथरा के अत्याचारों की कहानी नेल पॉलिश से शुरू हुई थी। कल तुम उससे नेल पॉलिश मांगोगी ही नहीं, बल्कि उससे कहना, नेल पॉलिश लगा दो मेरे नाखूनों पर। देखें क्या कहती है मंथरा। आपने माँ का नाम बड़ा ही अच्छा रखा है साहब। अगले दिन शिखा रात का खाना लाई तो बहुत प्रफुल्लित नजर आ रही थी। अपने नेल्स दिखाते हुए बोली, साहब आपने तो कमाल ही कर दिया, माँ तो बिल्कुल ही बदली बदली सी नजर आ रही है। आज पता है उसने क्या किया? उसने अपने हाथों से आपके लिए खीर भी बनाई है। देखा तुमने, तुम मुझे अपनी कहानी नहीं सुनाती, नहीं बताती कि क्या तुम्हारे साथ हो रहा, तो मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करता। तुम अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस मैं यह चाहता हूँ कि तुम किसी का अत्याचार या गलत बात बर्दाश्त नहीं करना। सबकी तरह तुम्हें भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। अब बस तुम्हारे बापू रह गए हैं, उन्हें भी ठीक करना है। शिखा नितिन के पैर छूने, अरे यह क्या कर रही हो? सर आप तो हमारे लिए देवता बनकर आए हो। इस जिंदगी में तो मैं आपका एहसान चुका नहीं पाऊंगी, तो कम से कम पैर तो छूने दीजिए अपने। शिखा, यह सब बेकार की बातें हैं, आदमी को कमजोर बनाती हैं। अच्छा चलो वहां बैठो, मैं तुम्हें एक चीज सुनाता हूँ। ठीक 9 बजे गाना सुन ट्रांजिस्टर पे। ठीक 9 बजे रेडियो जॉकी अरुणा की आवाज सुनाई दी। यह एफएम रेडियो है, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम अनसुने गीत। इस कड़ी में सुनिए कितनी मिठास है इस गायिका की आवाज में। कहते हैं हर एक दिल में छुपा कहीं प्यार है, बस पहचाने जो कोई, ना जाने किस पल कहाँ कैसे खोता करार है। नैना
न लग जाए जो कहीं नजदीकियों का पता है दूरियां ले गई मिले आ मुझे पर मैनू जाने या नहीं मिले आ मुझे पर मैनी सुने या नहीं। गाना खत्म होने के बाद अरुणा की आवाज आई। क्यों, कैसा लगा आप सबको ये गाना? इस गाने की गायिका है शिखा रावत, जो अभी तक गुमनामी के अंधेरे में खोई हुई थी, लेकिन हमने उन्हें ढूंढ निकाला है और भविष्य में आप इस गायिका के और भी गीत सुनेंगे। अरे ये क्या है साहब? मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। यह सपना नहीं है, हकीकत है शिखा। तुमने अपनी छुपी हुई प्रतिभा को अभी तक पहचाना ही नहीं है। मैं तुम्हें FM स्टूडियो लेकर जाऊंगा, वहां ऑर्केस्ट्रा के साथ तुम्हारे गाने की रिकॉर्डिंग करवाऊंगा। नहीं सर, यह सब कुछ हमसे नहीं होगा। ज्यादा बड़े सपने मत दिखाइए, हम इतने में ही संतुष्ट हैं। हम जमीन पर ही भले हैं, हमें आकाश की ऊंचाई पर मत ले जाइए। हमारा दिल तो वैसे ही धड़कने लगता है इन सब बातों से। ठीक है शिखा, मैं किसी चीज के लिए तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, पर तुम में प्रतिभा है आकाश को छूने की। कार्यालय का स्टाफ भी नितिन से काफी प्रसन्न रहता था, क्योंकि वह उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सुनता था और उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करता था। एक दिन उसके मित्र विमल का फोन आया। और भाई क्या है तुम्हारे? हम लोगों को भूल तो नहीं गए? यहाँ एक खुशखबरी है, मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए हो गया है। 2 महीने की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग के बाद अक्टूबर में तुमसे आकर मिलूंगा। सुना है अक्टूबर में पहाड़ों का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। वहाँ के बढ़िया बढ़िया पिकनिक स्पॉट्स पर घुमाने तो चलोगे ना? बहुत बढ़िया न्यूज़ सुनाई यार तूने। बस तू आ जा ट्रेनिंग पूरी करके। तुझे तल्ली ताल, मल्ली ताल, स्टीमर की सैर, टिफिन टॉप, तुम्हें यहाँ का हिल स्टेशन, सब चीज़ें दिखाऊंगा। और प्यारे, अब तो तुम्हें भी रिश्ते आने लगे होंगे। पर यार तू तो जानता ही है कि मुझे शुरू से ही सीधी सादी लड़कियां पसंद आती हैं, जिनमें प्राकृतिक सौंदर्य हो। पर शहर में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? कैसी बातें कर रहा है? स्नेहा तो तुझे बहुत पसंद थी, बहुत सीधी सादी और अच्छी लड़की थी। उससे कर लेना शादी। बस यार थोड़ा लेट हो गया। जब उसके काबिल बना तब तक उसकी शादी तय हो गई है। अब तो इस बार रक्षाबंधन पर उससे राखी बंधवाने जाऊंगा। नितिन को अचानक शिखा का स्मरण हो आया। नितिन ने कुछ सोचकर शिखा को अच्छे मैनर्स और अंग्रेजी के सेंटेंसेस सिखाने प्रारंभ किए और शलवार कुर्ता और दूसरे कपड़े ठीक से पहनने की हिदायत दी। शिखा को यह सब सीखना बहुत अच्छा लगता था और वह सीख भी बड़ी जल्दी लेती थी। धीरे धीरे शिखा के व्यक्तित्व में निखार आने लगा। घर पर उसकी माँ अब अच्छा नहीं तो बुरा बर्ताव भी नहीं करती थी। यदा कदा शिखा के लोकगीत और पर्वतीय भाषाओं में गाए हुए उसके गीत FM रेडियो पर आते रहते थे। जो चेक नितिन को रेडियो स्टेशन से मिलते थे वो उन्हें शिखा के अकाउंट्स में डलवा देता था। राजू अभी भी पलंग तोड़ रहा था। एक रोज शिखा ने नितिन को बताया वह ज़्यादा दिनों अब गेस्ट हाउस में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके बापू ने उसकी शादी तय कर दी है। नए जीवन में प्रवेश के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। क्या करते हैं तुम्हारे दूल्हे राजा? जमींदार हैं, काफी जमीन जायदाद है और नैनीताल में भी एक होटल है। माँ के रिश्तेदार हैं ना। मेरी शादी पर आप जरूर आना सर। माँ के रिश्तेदार हैं? यह सुनकर नितिन को काफी संदेह हुआ। कैसे उसकी सौतेली माँ उसके लिए अच्छे वर तलाश कर सकती है? उसने कहा, शादी तो यहीं से होगी, हम सब लोग आएंगे। तुमने दूल्हे राजा को देख लिया? नहीं तो हम लोगों में लड़कियां अपने वर को शादी के बाद ही देख पाती हैं। वैसे क्यों पूछा आपने ऐसा? शिखा, मुझे संदेह है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा हित नहीं चाह सकती। चलो, भगवान करे सब ठीक रहे। गांधी जयंती के रोज विमल नितिन से मिलने आया। दोनों दोस्त बहुत गर्मजोशी से मिले। यार, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, बड़े मज़े में आया हूँ। यार क्या हरियाली है। तू तो बेटा जन्नत में रह रहा है। यार मुझे तो बहुत ही पसंद आ गई ये जगह। अगली सुबह सवेरे बड़ी कठिनाई से नितिन विमल को जगा पाया। चल जल्दी उठ, एक प्याला चाय पी और चल घूमने। यार थोड़ी देर तो और सोने देता। बगी और शुद्ध हवा कहाँ भागी जा रही है बेटा?
नो आर्ग्यूमेंट्स बेटा, जल्दी चाय पियो और चलो मेरे साथ। गेस्ट हाउस से बाहर निकलते ही विमल को शीतल हवा का झोंका लगा तो उसका मन प्रसन्न हो गया। विमल बोला, यार मैं 2-3 बार कश्मीर जा चुका हूँ, लेकिन इतना अच्छा तो वहाँ भी नहीं है यार। तू तो स्वर्ग में रह रहा है बेटा। फिर अचानक उसे शिखा आती हुई दिखाई दी। अबे साले उधर देख, स्वर्ग से अप्सरा आ रही है। लंबा कद, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्श। हे भगवान, मैं तो क्लीन बोल्ड हो गया यार। नितिन ने एकदम बात को संभालते हुए कहा, अबे 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 कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। यह गेस्ट हाउस की केयर टेकर है, कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं है। शिखा ने आकर नितिन को नमस्कार किया। शिखा, यह मेरे दिल्ली का दोस्त है, कल ही यहाँ घूमने आया है। नमस्कार। जी नमस्कार, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। शिखा गेस्ट हाउस में चली गई। यार यही तो है मेरी ड्रीम गर्ल। सच बता रहा हूँ यार, ऐसी ही लड़की को तो मैं हमेशा सपने में देखता आया हूँ। तेरी इसी लेट लतीफ़ी के कारण स्नेहा तेरे हाथ से निकल गई। चल कोई बात नहीं, शिखा से भी तेरे राखी बंधवा देंगे। अरे इसी के भाई की तो कंबल ठोक पिटाई की थी मैंने। क्या? तो क्या तू भी इस पे दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा? बेकार नौटंकी मत कर। मैंने शिखा को कभी उस नज़रों से नहीं देखा। उस पर बहुत अत्याचार हो रहे थे मेरे भाई, वह मुझसे देखा नहीं गया। तो ठीक है यार, मैंने सोचा फिल्मों की तरह लव ट्रायंगल का चक्कर तो नहीं हो रहा। ऐसा कोई चक्कर नहीं बेटा, इसी 9 तारीख को इसकी शादी होने वाली है। क्या? तो यार तू इतना बड़ा ऑफिसर है, कोई चक्कर चलाना अपने दोस्त के लिए। तू पागल है क्या? अभी लड़की केवल एक झलक देखी लड़की की, दीवाना हो गया। अरे भैया, पहले ठीक से जांच परख ले, फिर देखते हैं कोई चक्कर चलता है कि नहीं। चल अंदर चलते हैं। शिखा काम करके जाने वाली थी। आओ शिखा, थोड़ी देर बैठो। यह मेरा मित्र दिल्ली से तुम्हारे लिए भी मिठाई लाया है, खाकर जाओ। देखो तो दिल्ली की मिठाई का टेस्ट कैसा होता है। लीजिए लीजिए शिखा जी, टेस्ट करके बताइए दिल्ली की मिठाई कैसी लगी आपको। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ये लीजिए, सारे के सारे डिब्बे आप ही रख लीजिए। नितिन ने विमल को घूर कर देखा। जी नहीं थैंक्स, वैसे हमारे घर भी मिठाई बहुत ही कम खाई जाती है। मैं भी आप लोगों को पहाड़ की स्पेशल बाल मिठाई खिलाऊंगी। शिखा के जाने के बाद नितिन ने विमल को डांटते हुए कहा, साले बहुत ढीठ है तू, 3 डिब्बे शिखा को दे रहा था। अबे तो हम क्या तेरा मुंह देखेंगे। सॉरी यार, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरे लिए सादगी से भरी हुई यही लड़की ठीक है। तो इसके पापा से बात करना, फिर क्या पता शायद मेरी शादी का ख्याल इसके पापा के दिल में है और वो मुझे चाय पे बुलाएं। क्यों बच्चों जैसी बातें कर रहा है? यह लोग बहुत ही गरीब किस्म के हैं, ना ही यह लड़की कोई खास पढ़ी लिखी है। पहले अपने मम्मी पापा से बात कर ले, तब कुछ सोचेंगे। यार नितिन देखो, तुम तो जानते हो कि हमारी आर्थिक दशा कितनी अच्छी है। क्या किसी तरह की कोई कमी है हमारे पास? मेरे मम्मी पापा के लिए मेरी पसंद ही उनकी पसंद है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर शिखा के पापा तैयार होते हैं तो ठीक है, नहीं तो 50 करोड़ लड़कियों में कोई तो होगी ना मेरे लिए। ऐसा तुमने ही कहा था ना। दोपहर दोनों मित्र लंच करके ड्राइंग रूम में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी नितिन ने सामने से रावत के साथ एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आते हुए देखा। विमल, यह जो सामने से आ रहे हैं शिखा के पापा हैं। शब जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ रावत, आ जाओ। कैसे आना हुआ? बिटिया की शादी तय कर दी, बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, आप लोगों की मेहरबानियाँ हैं। यह भैरव सिंह जी हैं, इन्हीं से बिटिया की शादी तय हुई है। हम आपको शादी में आने का न्योता देने आए हैं और एक काम से भी आए थे। भैरव सिंह को देखकर नितिन को घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस शख्स की उम्र 55 के आसपास थी और उसका चेहरा नितिन को न जाने क्यों जाना पहचाना सा लगा। विमल मुंह छुपाकर हंसने लगा। नितिन ने पूछा, बताइए क्या काम है? जी साहब, हम शादी के लिए आपका लॉन का इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे यहाँ तो जगह है नहीं, बड़ी कृपा होगी अगर आप 3-4 घंटे के लिए हमें लॉन दे दें। बिल्कुल दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, बगिया को कोई नुकसान न पहुँचे और कोई भी बाराती शराब पीकर हुल्लड़ ना करे। बिल्कुल साहब, आपकी इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है भैरव सिंह जी, आप जरा इतने बाहर घूमिए, मुझे रावत से कुछ बात करनी है। यह अभी बाहर आ जाएंगे। भैरव सिंह के जाने के बाद नितिन ने रावत से कहा, अरे रावत, तुमने क्या सोचकर यह शादी तय करी है? अपनी बिटिया को क्यों कुएं में धकेलना चाहते हो?
उम्र देखो भैरव सिंह की, कहाँ तुम्हारी फूल सी बिटिया और कहाँ यह जंगल का भालू। क्या हो गया है आपको? साहब जी, ये सब मंगला का कराया है। उसकी मर्जी के खिलाफ जाना बहुत बड़ी कलह मोल लेना है। रावत की भाषा से लग रहा था कि वह मंगला से बहुत डरता है। फिर भी एक बार समझा कर देखो, तुम्हारी लड़की का मामला है, और दूसरी बात, लड़कों का अकाल थोड़ी पड़ गया है। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो एक बार मंगला से बात करके देखता हूँ। रावत के जाने के बाद क्या लगता है, क्या ये बात करेगा मंगला से? बात तो ज़रूर करेगा, पर शायद कामयाब नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्यों मुझे भैरव सिंह की शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी है। कहीं तो देखा है इस भैरव को, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अगले दिन रावत ने नितिन को बताया कि उसने मंगला से बात करी थी, लेकिन वह नहीं मानी। विमल ने रावत के जाने के बाद नितिन से कहा, बहुत जरूरी औरत है यार। पहले तो शिखा पर केवल जुल्म ही कर रही थी, अब तो उसका पूरा जीवन बिगाड़ने पर आमदा है यार। अब क्या कर सकते हैं विमल, देखो 9 तारीख को क्या होता है। 7 तारीख को अचानक ऑफिस का काम छोड़कर नितिन गेस्ट हाउस आया और विमल से बोला, चल जल्दी चल मेरे साथ। मुझे याद आ गया कि मैंने भैरव सिंह को कहाँ देखा है। कहाँ देखा है? चल रास्ते में बताता हूँ। नितिन ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से नैनीताल की ओर चल दिया। थाने के निकट ही नितिन ने गाड़ी रोक ली और ध्यान से थाने की ओर देखने लगा। देखो तो वो वांटेड वाला बोर्ड देखना। विमल ने ध्यान से देखकर कहा, अरे ये तो तुम्हारे दूल्हे राजा भैरव सिंह हैं। इनकी ससुराल तो जेल है, उन्हें तो यहाँ पर चक्की पीसनी है। शिखा के चक्कर में कहाँ पड़े हैं वो। चलो विमल, अंदर चलते हैं, चलकर इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं। थाने के इंस्पेक्टर भट्ट थे। हाँ हाँ साहब बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? इंस्पेक्टर साहब, यह बाहर और थाने के अंदर जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट लगी है, इनमें इन महाशय ने क्या अपराध किया है? अरे क्या बताएं साहब, इसने तो हमारी नाक पे दम कर रखा है। बहुत सारे केस चल रहे हैं इस आदमी के ऊपर, साला पकड़ में ही नहीं आता। आखिरी अपराध तो इसका ये है कि ये अपनी नाबालिग पत्नी को मार कर रफूचक्कर हो गया। न जाने कहाँ छुपा बैठा है बेईमान आदमी। इंस्पेक्टर साहब, समझिए कि आपका मुजरिम आपको मिल गया। विमल और नितिन ने पूरी कहानी इंस्पेक्टर को सुनाई। इंस्पेक्टर साहब याद रखिएगा प्लीज़, 9 अक्टूबर रात को 7 बजे मौसम विभाग के गेस्ट हाउस में है शादी। अरे साहब आप चिंता मत कीजिए, हम लोग समय से पहले ही छापा मार देंगे। 8 तारीख को शिखा लंच के समय गेस्ट हाउस आई। उसने गुलाबी रंग का परिधान पहन रखा था, बाल अच्छे से बांध रखे थे, बहुत सुंदर लग रही थी। शिखा ने आकर दोनों को गुड आफ्टरनून कहा। नितिन ने शिखा को देखते ही कहा, आओ आओ शिखा, बैठो, थोड़ा लंच कर लो। धन्यवाद, अभी भी मैं लंच करके आई हूँ घर से। हाँ जी, अब ये हमारे साथ क्यों लंच करेंगी? अब तो ये लंच डिनर डियर भैरव सिंह के साथ करेंगी। शिखा जी, आपने भैरव सिंह को देखा है वैसे? हाँ, 6 तारीख को पापा से बात करने आए थे, तब देखा था मैंने उन्हें। अच्छा, कैसे दिखते हैं आपके भैरव सिंह जी? सुंदर छैल छबीले नौजवान है क्या? क्यों, क्या आपने भैरव सिंह को देखा है कहीं? देखा है ना, फिर क्यों कटाक्ष कर रहे हैं? मैंने तो जो चंद साल अपनी माँ के साथ गुजारे, शायद वही मेरी जिंदगी के स्वर्णिम पल थे। उनके जाने के बाद तो जैसे जिंदगी बोझ बन गई थी। नई माँ की रोज की डांट फटकार, मार पीट, ये सब तो जैसे मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। घर से दुखी होकर जब मैं ममता मैम के पास आती थी, तो वो प्यार से मेरे जख्मों को मरहम लगा देती थी। मैं पागलों की तरह खुश हो जाती थी। फिर नितिन सर आए, जिन्होंने मेरे अंदर एक नया विश्वास, एक नई चेतना भर दी। इस तरह से मुझे दूसरा जन्म दिया, रोज के होने वाले अत्याचारों पर अंकुश लगाया। लेकिन क्या, वह चांदनी तो सिर्फ 4 दिन की थी। फिर अंधेरी रात आई और मेरे मना करने पर भी एक अधेड़ आदमी से मेरे पिता ने मेरी शादी पक्की कर दी, जो पहले 2 शादियां और कर चुका है। सुना है वह भी अपनी पत्नियों पर बहुत अत्याचार करता है। चलो तो क्या है, पहले माँ के अत्याचार सहे, अब पति के सह लूंगी। नहीं शिखा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन में काली अंधेरी रात नहीं आएगी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां, चांदनी ही चांदनी होगी। 1-2 दिन में तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जाओ आराम से सो जाओ
10 अक्टूबर की सुबह तुम्हारे लिए नई खुशियां लेकर आएगा। यह मेरा और विमल का तुमसे वादा है। लेकिन सही मानो तो शिखा, अपनी इस स्थिति की बहुत हद तक तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अत्याचार सहने की तुमने अपनी आदत सी बना ली। पहाड़ों में अच्छी विद्युत व्यवस्था न होने के कारण जल्दी ही रात होने लग जाती है। भैरव सिंह बारात लेकर 6 बजे के लगभग आ गया और आते ही जल्दी करो का शोर मचाने लगा। नितिन को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भैरव सिंह जल्दी ही शादी करके भाग जाए और उसकी योजना धरी की धरी रह जाए। नितिन ने बारातियों से कहा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ट्रेन थोड़ी पकड़नी है आप लोगों को। आराम से बैठिए, गाने सुनिए, थोड़ा खाना पीना खाइए और जयमाला फेरे तो रात में ही होंगे ना। थोड़ी देर बाद भैरव रावत से फिर कहने लगा, क्या जल्दी की जाए, बारात को बहुत दूर जाना है। विमल ने भैरव सिंह का हाथ पकड़ा और बोला, अरे दूल्हे राजा, थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठो, ऐसी भी क्या जल्दी है। इस दिन को तो यादगार बनाना चाहिए। क्या पहले भी आपने कोई शादी वादी कर रखी है क्या? नहीं साहब, ये तो मेरी पहली शादी है। लेकिन आपकी उम्र तो काफ़ी लग रही है। नहीं, मेरी उम्र तो 35 साल है। अब पहाड़ी लोग हैं ना साहब, उम्र दराज लगते हैं थोड़े से। अभी 35 के हुए हैं और आपका पेट भी निकल गया। चलिए कोई बात नहीं, चक्की पीसना शुरू कर दीजिए, पेट घटाने के लिए बहुत अच्छी कसरत है। चक्की पीसने से आपका क्या मतलब है? मैं चक्की क्यों पीसने लगा? अरे क्योंकि आपका पेट निकला हुआ है ना। उधर नितिन ने इंस्पेक्टर भट्ट को फ़ोन लगाया, आपका शिकार जल्दी भागना चाहता है, आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाइए। ठीक है साहब, हम जल्दी आ जाएंगे, पर हमारे आने तक भैरव सिंह को भागने मत दीजिएगा। ठीक है, हम लोग प्रयास करेंगे। नितिन ने मंगला को आते हुए देखा तो उसने उसका रास्ता रोक लिया। मंथरा आंटी, आप सुधरी नहीं, एक बच्ची की ज़िंदगी बिगाड़ कर आपको क्या मिलेगा? आपको आपके दिए पैसे मिल गए ना, बस अब मुझसे बात करने की आप बिल्कुल हिम्मत ना करें, ना ही मुझे गलत नाम से बुलाएं। और ये शिखा है ना, इसको इसी बात की सज़ा मिली है कि इसने अपने घर की बात आपको बताई। बहुत पर निकल आए ना इसके। मंगला ने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा। और मंगला आंटी, अगर यह सज़ा हम उसके उपहार में बदल दें उसको तो? क्या बात कर रहे हैं आप अगर ऐसा करके दिखाए तो मैं जानूं। 7 बजे के करीब शिखा अपनी कुछ सहेलियों के साथ आती हुई दिखाई दी। दुल्हन के वेश में बहुत सुंदर लग रही। भैरव वरमाला लेकर खड़ा हो गया। तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। लाउड स्पीकर से घोषणा की जाने लगी, भैरव सिंह, तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है, अब तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस जीप से इंस्पेक्टर भट्ट और उसके दूसरे सिपाही उतरना शुरू कर दिया और उन्होंने उतरते ही अपनी पिस्तौल राइफल तान दी। भैरव सिंह सख्ते में आ गया। अरे ये अचानक क्या हो गया? विमल ने मजा लेते हुए कहा, भैरव सिंह, मैंने कहा था ना, चक्की पीसने से आपके पेट कम हो जाएगा। लीजिए, वो शुभ घड़ी आ गई है। पुलिस के साथ उस लड़की के माता पिता जिसको भैरव सिंह ने मार दिया था वो भी आए थे। बारात में अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि भैरव सिंह भागने के विषय में सोचता, सिपाहियों ने उसे धर दबोचा। लड़की के माँ बाप ने बताया, मंगला को भी गिरफ्तार कीजिए, इसके नाम भी रिपोर्ट है, यह भैरव की बहन बनकर आई थी। इंस्पेक्टर साहब, इस मंथरा को भी जेल में डाल दीजिए, इसने भी बहुत गुनाह किए हैं। क्यों मंथरान थी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बदल दिया ना शिखा की सजा को उपहार में। अब तुम दोनों जेल जाकर प्रायश्चित करो और याद रखना, मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। पुलिस दोनों को पकड़कर ले जाने लगी। आप लोग की सक्रियता से ही भैरव हमारे हाथ आया है। थैंक यू। सब लोग मूक दर्शक बने देखते रह गए। सबसे सुखद आश्चर्य शिखा को हुआ। उसने नितिन से कहा, आपको मालूम था ना ये सब होने वाला है, इसलिए कह रहे थे ना कि मेरे जीवन में अप्रत्याशित होने वाला है। ठीक सोच रही हो तुम। सबके जाने के बाद रावत ने नितिन से कहा, शाब, यह आपने बहुत अच्छा किया, बड़ी पापिन थी यह औरत। आपने ठीक ही उसका नाम मंथरा रखा था। बस अब एक ही चिंता है, शिखा बिटिया का क्या होगा? बारात घर से लौट कर गई है, अब कौन अपनाएगा इसे? रावत ने दुखी होते हुए कहा।
शिखा की क्या चिंता करते हैं आप? हम लोग हैं ना। शिखा की ऐसी शादी होगी कि पूरा नैनीताल देखेगा। मेरा दोस्त विमल इनकम टैक्स ऑफिसर है। अगर आपको ठीक लगता है तो चटमंगनी और पट शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अरे साहब, ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर राजकुमार। मुझे शिखा बिटिया की माँ की बात याद आ रही है। हमारी शिखा बिटिया की शादी किसी राजकुमार से होगी। अंकल, शिखा से तो पूछ लीजिए कि उसे मैं पसंद हूँ या नहीं। शिखा से तो पूछ ही लेंगे। जब उसने भैरव सिंह जैसे भालू को पसंद कर लिया तो आप तो उससे लाख दर्जे अच्छे हैं। नितिन ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए शिखा और विमल को आशीर्वाद दिया। शिखा के मुंह से निकला, आप ये सब क्या है? नितिन ने उसके मुख पर हाथ रखते हुए कहा, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मेरे सारे सुख तुम्हारे हैं और तुम्हारे सारे दुख मेरे हैं।